हे गाइस, आप सुन रहे थे मेरे साथ हाँ ये मोहब्बत है। हाँ ये मोहब्बत है भाग 50। मीरा फोन कान से लगाए स्तब्ध बैठी थी। उसके मुंह से कोई बोल नहीं फूटे। ये आवाज मीरा पहचानती थी। इस आवाज को मीरा पहले भी सुन चुकी थी। मीरा को खामोश पाकर दूसरी तरफ से आदमी ने कहा, क्या हुआ मीरा जी, आपको मेरी आवाज पसंद नहीं आई या मेरी बात? अब क्या चाहते हैं आप? मीरा ने घबराए हुए स्वर में पूछा। अरे आप तो सीधा मुद्दे पर आ गई। चलो फिर काम की बात ही करते हैं। एक मुलाकात चाहिए आपके साथ, सिर्फ आप और मैं। बताइए क्या ख्याल है आपका? आदमी की आवाज में एक कशिश थी। हमारी बेटी को तो आप छीन चुके हैं, अब और क्या चाहिए आपको हमसे? मीरा ने गुस्से भरे स्वर में कहा। किसी को किसी से छीनने वाला मैं कौन होता हूँ? हाँ, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि इन सब के पीछे कौन है। होटल पार्क एवेन्यू, रूम नंबर 127। मैं इंतजार करूंगा मीरा जी, कहकर आदमी ने फोन काट दिया। हेलो हेलो हेलो, मीरा ने कहा, लेकिन वह कुछ कह पाती इससे पहले फोन कट गया। मीरा ने वापस उसी नंबर को डायल किया, लेकिन नंबर बंद आ रहा था। मीरा ने फोन साइड में रखा और खुद से ही कहने लगी, ये वही है जिसने उस दिन अमायरा को मारने की धमकी दी। ये वही है जिसने अमायरा को हमसे छीन लिया। हमारी खुशियां, हमारी मोहब्बत हम सबसे छीन ली। हमें अक्षय जी को ये बताना चाहिए, पर क्या अक्षय जी हमारी बात पर भरोसा करेंगे? वो तो हमें देखना तक नहीं चाहते। वो हमारी बात कैसे सुनेंगे? और सुन भी ली तो क्या वो यकीन करेंगे? हमें इससे मिलना चाहिए। हमें जानना है आखिर हमारी बेटी को उसने क्यों मारा, क्यों छीन लिया उसने अमायरा को। कहते हुए मीरा ने एक फैसला किया और गाड़ी दूसरे रास्ते की तरफ मोड़ दी। उसी शाम छवि अपने ऑफिस से घर जाने के लिए निकली। छवि के हाथ में कुछ बैग थे, जिनमें फल और सब्जियों के साथ कुछ जरूरी सामान भी था। ऑफिस से मेन रोड तक आने के लिए छवि को पैदल चलना पड़ता था, और उसके लिए सही भी था। छवि बैग हाथों में संभाले सड़क किनारे चली आई। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब कोई ऑटो नहीं आया, तो छवि रास्ते में कोई ऑटो मिल जाएगा सोचकर पैदल ही चल पड़ी। इत्तेफाक से विकी भी अपनी गाड़ी लिए उसी तरफ चला आ रहा था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, जो कभी भी बरस सकते थे। हवाएं चल रही थी और छवि धीमे कदमों से सड़क पर चली जा रही थी। चौराहे से मुड़ते हुए छवि ने सामने ध्यान नहीं दिया, और सामने से आती गाड़ी ने भी हॉर्न नहीं दिया, जिससे घबराकर छवि नीचे गिर गई। गनीमत था उसके हाथ पर जरा सी खरोंच लगी थी, लेकिन हाथ में पकड़े बैग नीचे आ गिरे और उनमें रखा सामान सड़क पर बिखर गया। वह गाड़ी कोई और नहीं बल्कि विकी ही चला रहा था। विकी को नहीं पता था सामने छवि है। वह जल्दी से गाड़ी से बाहर आया और सड़क पर बिखरा सामान उठाते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी, आपको इस साइड से नहीं आना चाहिए था, ये रॉन्ग साइड है। छवि ने खुद को संभाला और उठ खड़ी हुई। उसका ध्यान हाथ पर लगी खरोंच पर नहीं गया। उसने जब देखा गाड़ी विकी की है, तो गुस्से में उसका चेहरा तिलमिला उठा। वह विकी के पास आई और उसके हाथ से बैग छीनकर कहा, इस सब की कोई जरूरत नहीं है, ये झूठी हमदर्दी दिखाना बंद करो तुम। विकी ने छवि की आवाज सुनी तो सर उठाकर देखा। सामने अपने पेट को हाथ लगाए छवि खड़ी थी। विकी उठ खड़ा हुआ और कहा, तुम यहाँ? सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं था। आई एम रियली सॉरी। अगर देखा होता तो आज मैं इस हालत में नहीं होती। छवि ने अपने बड़े हुए पेट की तरफ देखकर कहा। छवि को इस हाल में देखकर विकी कुछ नहीं बोल पाया। कहीं ना कहीं छवि के इन हालातों के लिए विकी आज भी जिम्मेदार था। अपने पेट को हाथ लगाए छवि ने झुककर गिरा हुआ सामान उठाने की कोशिश की, तो विकी ने आगे बढ़कर कहा, यह सब मैं उठा देता हूँ। छवि ने देखा उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसने विकी को मना नहीं किया और वहीं खड़ी रह गई। विकी नीचे बैठकर एक बार फिर सारा सामान समेटने लगा।
छवि विकी को एकटक देखे जा रही थी। छवि के हिसाब से तो ये वही लड़का था जिसने छवि का रेप किया और उसकी जिंदगी को बदतर बना दिया। लेकिन विकी छवि को बदला बदला नजर आ रहा था। विकी की आंखों में ना बदले के भाव थे, ना ही छवि को लेकर नफरत। उन आंखों में एक खालीपन पसरा था। तुम्हारा सामान, विकी ने बैग छवि की तरफ बढ़ाकर कहा। छवि ने बैग लिया और गुस्से से नफरत भरे स्वर में कहा, मेरी मदद करके मेरे साथ अच्छा बनकर अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी और ये केस वापस ले लूंगी तो तुम शायद गलत सोच रहे हो। बहुत पैसे हैं ना तुम्हारे पापा के पास, सबको खरीद सकते थे, लेकिन मुझे नहीं। तुमने मेरे साथ जो किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं भूल सकती। विकी खामोशी से सब सुनता रहा। उसने कुछ नहीं कहा, बस बिना किसी भाव के छवि के चेहरे को देखता रहा। छवि अपनी जगह सही थी, लेकिन विकी भी अपनी जगह गलत नहीं था। ये विकी जानता था। विकी का कहना था उसने छवि का रेप नहीं किया, लेकिन सच क्या था ये तो विकी और छवि ही जानते थे। क्या मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं? विकी ने कहा। नहीं शुक्रिया, छवि ने नफरत से कहा और वहां से चली गई। विकी वहीं खड़ा छवि को जाते हुए देखता रहा। चोपड़ा जी और सूर्या मित्तल दोनों ही छवि के केस को लेकर गंभीर हो चुके थे। सूर्या मित्तल विकी को गलत साबित करने के सबूत ढूंढने लगा और चोपड़ा जी विकी को बचाने का तरीका ढूंढने लगे। कोर्ट में वकीलों की 2 टीम बन चुकी थी। एक चोपड़ा जी की तरफ थी क्योंकि वे काफी सीनियर वकील थे, और दूसरी टीम सूर्या मित्तल की तरफ। सूर्या दिन भर अपने कैबिन में बैठा छवि के केस पर स्टडी करता रहा, लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिला जिससे वह रॉबिन को बेकसूर और विकी को गुनहगार साबित कर सके। सुबह से शाम हो गई, लेकिन सूर्या के हाथ ऐसा कोई सबूत नहीं लगा जिससे विकी को गुनहगार साबित कर सके। उसे दोपहर अक्षत के पास एक केस आया था जिसे वेरिफिकेशन के लिए अक्षत को पुलिस स्टेशन भी जाना था, लेकिन उससे पहले अक्षत अपने कैबिन में बैठा किसी फाइल को बड़े ध्यान से स्टडी कर रहा था। सचिन अक्षत के लिए चाय लेकर कैबिन में आया। अक्षत के हाथ में पकड़ी फाइल पर सचिन की नजर पड़ी तो उसे बहुत हैरानी हुई। सचिन ने चाय का कप टेबल पर रखते हुए कहा, सर आपकी चाय। सचिन की आवाज से अक्षत की तंद्रा टूटी। उसने फाइल बंद कर साइड में रखी और चाय का कप उठाते हुए कहा, थैंक यू सचिन। नए केस के डॉक्यूमेंट्स तुमने तैयार करवाए? हाँ, मैंने उन्हें टाइपिस्ट को दे दिया है, वो शाम तक दे देगा, सचिन ने कहा। ठीक है, अक्षत ने चाय पीते हुए कहा। सर गुस्सा ना करे तो एक बात पूछूं आपसे? सचिन ने डरते डरते पूछा। पूछो, अक्षत ने कहा। मैंने देखा अभी कुछ देर पहले आप छवि दीक्षित केस की पुरानी फाइल बहुत ध्यान से पढ़ रहे थे। ये केस सूर्या सर लड़ रहे हैं, फिर आप इस फाइल में ऐसा क्या पढ़ रहे थे सर? क्या आपको भी लगता है कि सूर्या मित्तल को ये केस देकर आपसे गलती हुई है? सचिन ने डरते डरते अक्षत के सामने अपनी बात रखी, जिसे सुनकर अक्षत कुछ देर के लिए खामोश हो गया। अक्षत को खामोश देखकर सचिन ने कहा, मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा सर, मैं बस जानना चाह रहा था आपने ऐसा क्यों किया। अक्षत ने गहरी सांस ली और कहा, सचिन वर्तमान में आगे बढ़ने से पहले हमें एक बार अपने अतीत में झांक कर देख लेना चाहिए। अतीत में जो जो गलतियां हमसे हुई है या जो गलत फैसले हमने लिए हैं उन्हें बदला नहीं जा सकता, लेकिन उनसे सबक जो मिले हैं उनके साथ वर्तमान में आगे बढ़ने में हमें आसानी होती है। मैं भी वही कर रहा था, बस देख रहा था कि छवि को इंसाफ दिलाने में मुझसे कहां गलती हुई। अक्षत की बातें सुनकर सचिन ने कहा, आपने बहुत गहरी बातें की है सर। आपकी बातें समझना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं सर, छवि दीक्षित केस में आपसे कोई गलती नहीं हुई। आपने अपना बेस्ट दिया था। इसे छवि की किस्मत कहें या आपकी मजबूरी कि उसे इंसाफ न मिल सका, लेकिन इसके लिए आप खुद को दोषी मत कहिए। पर सूर्या मित्तल को ये केस देकर आपसे भूल हुई है सर। एक बार आप दुश्मन पर भरोसा कर लेते, लेकिन सूर्या सर पर नहीं। आपको नीचा दिखाने और हराने के लिए
कहीं वह छवि के साथ फिर से नाइंसाफी ना कर दे। सचिन की बातें सुनकर अक्षत हल्का सा मुस्कुराया और कहा, सचिन, जिस दिन तुम ये समझ जाओगे मैंने ऐसा फैसला क्यों लिया, उस दिन तुम्हारी जगह वहां नहीं, यहां होगी, अक्षत व्यास की कुर्सी पर। सचिन ने सुना तो खामोश हो गया। वह कई सालों से अक्षत के साथ था, लेकिन आज तक नहीं समझ पाया अक्षत क्या सोचता है और कैसे सोचता है। सचिन ने खामोशी से अपना काम करना ही बेहतर समझा और अक्षत ने भी एक बार फिर छवि दीक्षित केस की पुरानी फाइल अपने हाथों में उठा ली और अपना ध्यान उसमें लगा लिया। मीरा गाड़ी लेकर पार्क एवेन्यू होटल पहुंची। ये इंदौर का एक बड़ा और आलीशान होटल था। मीरा ने रिसेप्शन पर आकर रूम नंबर 127 के बारे में पूछा, जो कि 7वें माले पर था। मीरा लिफ्ट के सामने चली आई और बटन दबा दिया। लिफ्ट के दरवाजे खुले। मीरा लिफ्ट के अंदर आई, जिसमें काले रंग का लंबा सा कोट पहने एक आदमी खड़ा अखबार पढ़ रहा था। उसने अखबार को बिल्कुल अपने चेहरे के सामने खोल रखा था, जिससे मीरा उसका चेहरा नहीं देख पाई और अंदर आकर 7 नंबर दबा दिया। लिफ्ट बंद होकर जैसे ही ऊपर जाने लगी, अखबार वाले आदमी ने लिफ्ट की लाइट बंद कर दी। ये देखकर मीरा घबरा गई और जैसे ही चीखना चाहा, आदमी ने पीछे से आकर उसके मुंह पर अपना हाथ रख उसका मुंह बंद कर दिया। मीरा कुछ बोल ही नहीं पाई। आदमी अपने होठों को उसके कानों के पास लाकर धीरे से कहने लगा, मीरा जी, जो खेल आपने शुरू किया था, आज उसी खेल में आप मेरे हाथों की कठपुतली बनकर रह गई है। बेवकूफ आप कल भी थी और आज भी है। एक अनजान आदमी ने आपको बुलाया और आप चली आई, ये सोचे बिना कि आपके साथ यहाँ कुछ भी हो सकता है। और आपके परफ्यूम की खुशबू, किसी को भी आपका दीवाना बनाने के लिए काफी है। आपकी बेटी को किसने मारा यही जानने आई थी ना आप, पर क्या कभी आपने अपने घर में झांक कर देखा? बाहर से ज्यादा दुश्मन आपको अपने घर में मिल जाएंगे, एक बार झांक कर देखिएगा। इतना कहकर आदमी ने मीरा को पीछे किया और लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही तेजी से बाहर निकल गया। मीरा घबराई हुई सी बाहर आई। उसने यहाँ देखा, लेकिन तब तक वो आदमी वहां से जा चुका था। मीरा इस आवाज को पहचानती थी। ये वही आवाज थी जो कुछ देर पहले उसने फोन पर सुनी थी। आदमी की बातों से मीरा घबरा गई। उसकी सांसें तेजी से चलने लगी। मीरा का दिल रेल के इंजन के भांति तेजी से धड़के जा रहा था। मीरा ने उस आदमी से मिलने का ख्याल दिल से निकाल दिया और वापस जाने के लिए मुड़ गई। इस बार लिफ्ट से न जाकर मीरा सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। उसके जहन में आदमी की कही एक ही बात बार बार चल रही थी, आपकी बेटी को किसने मारा यही जानने आई थी ना आप, पर क्या कभी आपने अपने घर में झांक कर देखा है? बाहर से ज्यादा दुश्मन आपको अपने घर में मिल जाएंगे, एक बार झांक कर देखिएगा। मीरा खोई हुई सी सोच में डूबी नीचे चली आई। नीचे आकर मीरा और ज्यादा हैरान थी। होटल में चारों तरफ पुलिस के आदमी थे और सबकी तलाशी ले रहे थे। मीरा जैसे ही जाने के लिए दरवाजे की तरफ आई, महिला कांस्टेबल ने कहा, मैडम अपना बैग दीजिए। लेकिन क्यों, और ये सब क्या हो रहा है? मीरा ने सवाल किया। यहाँ पुलिस की रेड पड़ी है। पुलिस को खबर मिली है कि यहाँ यूथ को चरस सप्लाई होता है। चलिए अपना बैग दीजिए। महिला कांस्टेबल ने कहा, आपको क्या लगता है हम ऐसे हरकत करेंगे? आप शायद जानते नहीं हैं हम कौन हैं। मीरा ने कठोरता से कहा, आप कोई भी हैं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून की नजर में सब एक है। तलाशी लो इनकी। वहां पास ही खड़े सीनियर इंस्पेक्टर ने महिला कांस्टेबल से कहा। महिला कांस्टेबल ने मीरा का बैग लिया और खोलकर देखा तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने बैग बंद किया और मीरा की तरफ देखकर कहा, आप जरा साइड में आ जाइए। मीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उस वक्त उसके होश उड़ गए जब महिला इंस्पेक्टर ने आकर उसके हाथों में हथकड़ियां पहनाते हुए कहा, आपके बैग की तलाशी लेते हुए पुलिस को बैग से चरस का पैकेट मिला है। आपको गिरफ्तार किया जाता है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, मीरा को फंसाने वाला कौन है? अगर आपने कहा शुभ, तो मैं खींच के एक एपिसोड और मारूंगी। और अगर आपको लगता है कि ये कहीं कोई और ही है, तो सुनना ना भूले। हाँ, ये मोहब्बत है मेरे साथ। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए
बाय बाय।